सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके लिए एक नया विशेष इशू लेके आए हैं। हमारा चहेता छोटा भाई पाकिस्तान, जो कि नालायक है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करेंगे हम। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि अभी रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि इमरान खान जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें अपना पोजीशन छोड़ना पड़ा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस वो मोशन पास हो गया और उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ी और उनके जगह शहबाज शरीफ बन गए हैं प्रधानमंत्री, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, रिश्तेदार हैं। ठीक, भाई ही हैं इनफैक्ट। तो आज पाकिस्तान के बारे में पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जब मैं उसके डीप में जाऊं, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। ये वही पाकिस्तान है जो कि जहां पे कि 3 उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका आइदर हत्या हो गया या उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी लगा दिया गया। ये वही पाकिस्तान है जहां 4 बार सैनिक आर्मी के जनरल ने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के शासन व्यवस्था कायम कर लिया, अपना मिलिट्री रूल जिसको बोलते हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गद्दी पर से बाय गिविंग ऑर्डर, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदरवाइज करप्शन के चार्जेस में हटे हैं। यह वही पाकिस्तान है जहां की लगभग एक साल पहले आर्मी और पुलिस के बीच में घमासान लड़ाई हो गया, जहां पे कि आर्मी के लगभग 20 जवान मारे गए, पुलिस भी बहुत लोग मारे गए, और स्ट्रीट पे सिविलियन इलाका में वो टैंक चला रहे थे। ठीक है, और अभी लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका तो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। मैंने एक वीडियो भी उस पर बनाया है, अगर आप चाहें तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा। श्रीलंका तो गया, अब किसकी बारी है? पाकिस्तान की बारी है। ठीक है, और जैसे ही शरीफ साहब, अभी नाम से तो बहुत शरीफ लगता है लेकिन है नहीं शरीफ, अभी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने कि वो अपना कंट्री छोड़ के वो भारत के बारे में बात करना शुरू कर दिए कि भाई कश्मीर का मुद्दा जो है हम उठाएंगे, जितने भी इंटरनेशनल फोरम है सब जगह उठाएंगे। भाई तुम अपने यहां पे देख लो पहले कि तुम्हारे यहां क्या चल रहा है। खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सबसे गरीब देशों में वहां पे लगभग 65% ऑफ द पाकिस्तानी पीपल जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के शिकार हैं। तो अपने बारे में नहीं सोचना है उन्हें कश्मीर के बारे में सोचना है, उन्हें इंडिया के बारे में बात करना है। तो इस तरह का शासन है वहां पे। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि पाकिस्तान में, एक और चीज मैं बता दूं फिर मुद्दे पे जाएंगे, कि आज तक हिस्टोरिकली कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहां पे 5 साल का टेनियर जो होता है, 5 साल का आज तक का टेनियर उन्होंने पूरा किया ही नहीं है। कोई भी बंदा पूरा नहीं कर पाया। तो आखिर क्या रीजन है कि इतना हत्या हुआ? ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन है कि कहीं पे भी आप बॉल लेके जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो या इंटरनेशनल फोरम हो जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो क्या है माजरा, व्हाट इज द बेसिस, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि अभी तो हो रहा है जो हो रहा है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। आप समझ पाएंगे, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बने रहिए। और वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और इन्हें सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए कि यह है कि इनकी जो प्रॉब्लम है, उनका रूट्स जो है उसी में प्रॉब्लम है। इनका जो जीनेसिस है, जिसको बोलते हैं ना फादर ऑफ द नेशन, जैसे हमारे यहां फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, और वहां पे फादर ऑफ नेशन कौन है? ये जिन्ना है फादर ऑफ द नेशन। अब देखिए, जब कोई कंट्री है उसको कुछ इतिहास होता है, कुछ होता है, तो उसका एक अलग तरह का दिखता है। तो एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल स्टेट का। ठीक है, कौन सा स्टेट जो है ना, राज्य जो है वो नेचुरल स्टेट है, ये कहता है। पाकिस्तान को कहा जाता है पाकिस्तान इज नॉट ए नेचुरल स्टेट, पाकिस्तान इज अ इंपोज्ड स्टेट, एंड पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट कहा जाता है, कि फेलियर है। ठीक है, तो भाई क्या रीजन है कि वो नेचुरल स्टेट नहीं रहा? तो देखिए, किसी भी कंट्री को, जैसे भारत बना है, ठीक है, हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री नेहरू हुए। ठीक है, अब ये देखिए कि भारत जो बना उसके पीछे का कितना साल का स्ट्रगल है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने 1857 को कहा है, वीर सावरकर ने कहा 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने उससे पहले से स्ट्रगल शुरू किया और 1947
90 इयर्स का स्ट्रगल किया हमने, सब जितने भी जात थे, धर्म था सेक्ट थे, इथनिक ग्रुप्स थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, एवरीवन पार्टिसिपेटेड। सबका एक पर्पस था, पूरा नेशन एक पर्पस के लिए संघर्ष कर रहा था, और वो पर्पस था इंडिपेंडेंस, कि भारत को आजादी। किससे आजादी? ब्रिटिशर्स से आजादी। ठीक है, तो ये ऑलवेज हमारा रहा है। तो एक हम लोगों का एक कलेक्टिव संघर्ष रहा है, हम लोग का एक इतिहास रहा है। तो हम भारत ऐसा दिखते हैं। पाकिस्तान का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। जो इतिहास है उन्हें जब लिखना पड़ेगा तो उन्हें लिखना पड़ेगा गांधी जी के बारे में। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या लिखेंगे? वो गांधी जी के बारे में लिखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या लिखेंगे? वही मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, उसी के बारे में लिखेंगे। वही अशोक का किंगडम के बारे में लिखेंगे, गुप्ता का किंगडम के बारे में लिखेंगे। मिडिवियल टाइम में आएगा तो वही आपको अकबर के बारे में लिखना होगा। कुछ है ही नहीं उनका इंडिपेंडेंट। जो है वो यही इंडिया भारत का ही है। तो दे हैव नो हिस्ट्री एट ऑल, कोई हिस्ट्री ही नहीं था। इन्होंने जबरदस्ती ब्लैकमेल करके, अगर सही सही शब्द का मैं इस्तेमाल करूं तो इस्तेमाल सिर्फ एक वर्ड का किया जा सकता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावर हंग्री पर्सन। और चाहते थे कि मुल्क बनाना, जबकि मुल्क बनाना चाहना अलग मुद्दा है, और मुल्क बनाने लायक कंडीशन है क्या? इनेट कंडीशन है क्या? कोई कलेक्टिव स्ट्रगल किया क्या? कुछ नेता जो ग्रीडी थे, लियाकत अली जिन्ना, इन लोग तरह के आदमी, वो लोग चाहते थे कि एक नया मुल्क बने, मुस्लिम के लिए अलग पाकिस्तान, जो भूमि हो पाक भूमि हो। ठीक है, और कितना पाक भूमि है आपको भी पता है। ठीक है, तो नेचुरल स्टेट नहीं बना कभी। वो पीछे का कोई फोर्स नहीं था, कोई थाती नहीं थी, कोई लिगेसी नहीं था। कुछ लोग चाहते थे और जबरदस्ती डिवाइड एंड रूल। और अंग्रेज चाहते ही थे कि डिवाइड, जहां पे भी टेंशन रहेगा वहां पे थर्ड पार्टी मजबूत रहता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन, निगोशिएशन, ये सब चीज में कि कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा। तो वो एक चाल थी, उसकी चाल में फंस गया और भाई पाकिस्तान अलग हो गया। हिस्ट्री तो रहा नहीं। लेकिन कोई राज्य चलाने के लिए लेजिटिमेसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि आपको कोई कहे कि हां आप लेजिटिमेट है। इंडिया में क्यों नहीं कभी जो सैनिक शासन लगा? क्या भारत का सैनिक कमजोर था? क्या भारत में उस तरह के एम्बिशियस जनरल नहीं पैदा लिए होंगे? क्या मानिक शॉ उतने ताकतवर नहीं थे? क्या करियप्पा उतने ताकतवर नहीं थे? थे। बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन जनरल में से एक थे वो लोग। दुनिया की मैं कह रहा हूं, इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। जनरल करियप्पा हो या जनरल मानिक शॉ हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन जनरल में से एक जनरल हैं। नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी क्यों नहीं कहा कि भाई इंदिरा गांधी को हटा के हम ही बन जाते हैं? क्यों? क्योंकि भारत में एक पहले का एक कनेक्शन था, लिगेसी था हमारा, कि कलेक्टिव स्ट्रगल, कि अगर वो करता तो उसका जो आवाम है, उसका जो पीपल है, वो लोग रिवोल्ट कर देगा। इसीलिए, लेकिन उन्हें लेजिटिमेसी लेना था तो एक धर्म से लेजिटिमेसी ले लिया। पाकिस्तान मतलब इस्लाम, तो इस्लाम, तो वहां पे जो इस्लामिक बॉडीज हैं वो बड़ा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था उनके गवर्नमेंट को जब वो स्थापित हुई थी फर्स्ट टाइम। और दूसरा जो होती है एक रियल पावर, जो होता है बंदूक की पावर, बहुत पावरफुल चीज होता है, वो है मिलिट्री। तो उन्होंने लेजिटिमेसी मिलिट्री और रिलीजियस ग्रुप से लिया है। इसीलिए रिलीजियस ग्रुप का बहुत ज्यादा वहां पे इंटरफेरेंस है, इसीलिए मिलिट्री का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, क्योंकि यही दो एजेंसी थी जिससे कि उन्होंने क्या लिया? लेजिटिमेसी प्राप्त करी। एक आइडियोलॉजी है, रेडिकल आइडियोलॉजी है, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, रेडिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम वहाबिज्म। ठीक है, दो है, वहाबिज्म एंड सलाफिज्म। ये आपने सुना होगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका यही आइडियोलॉजी है, जो कहते हैं कि सिर्फ जो है हमारा इंटरप्रिटेशन कुरान का, ठीक है, हमारा इंटरप्रिटेशन कुरान का सिर्फ वही सही है, और उसके अलावा कोई और इंटरप्रिटेशन जो है वो सब गलत इंटरप्रिटेशन है। सऊदी अरेबिया में वहाबिज्म बहुत चलता है, एकदम कट्टर। ठीक है, उन्होंने वहां से क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया कहां पे? पाकिस्तान में। क्यों? और सक्सेसफुल भी हो गए। कैसे? क्योंकि भाई रिलीजन जो ग्रुप थे, रिलीजियस जो मौलवी थे, बहुत पावरफुल है वहां पे। मसूद अजहर एक टेररिस्ट है, वर्ल्ड सब पूरा बोलता है, लेकिन वहां पे उनको मौलाना का आदि बने हुए हैं। ठीक है, हाफिज सही मौलाना है, सोचिए, टेररिस्ट है, मौलाना है।
कैसा उस तरह का आदमी से अगर आप पढ़ेंगे कोई चीज, ज्ञान लेंगे, तो क्या ज्ञान मिलेगा? टेरर का ज्ञान मिलेगा। सीधी सी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वहां से क्या किया, सलाफिज्म ट्रांसपोर्ट कर दिया, और पाकिस्तान का जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से रेडिकलाइज बन गया। इसीलिए जो हमारे यहां से, जो दूसरे जगह से जो मुसलमान यहां से गए, भारत से जो मुसलमान यूपी से, बिहार से और भी डिफरेंट जगह से गए, वहां पे सेटल हुए, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह दर्जा दिया जाता है। कभी जाओ पीट वीट दो, सीधी बात है। वो तो छोड़ो, जो अहमदिया मुस्लिम थे पाकिस्तान में, सेक्ट होता है जिसे अपने हिंदू में ही वैष्णवाइट हैं, सिवाइट्स हैं, वहां पे भी ऐसी अहमदिया एक सेक्ट है, उनको भी दबाया गया, कुचला गया, खत्म किया गया। क्यों? रेडिकलिज्म। और स्टेट चुपचाप देख रहा था। क्यों भाई? इन्हीं के बदौलत उनका शासन चल रहा है, इसीलिए। तो ये तो मैंने मिलिट्री का, सॉरी, रिलीजन का एंगल बताया। मिलिट्री का एंगल देखिए, मिलिट्री का एंगल में चलते हैं अब, ठीक है? कि फाउंडर ही जिसका गड़बड़ हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो याद रखिए, शुरू से ही वहां पे इतिहास रहा है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का बहुत, मतलब ये देखिए, लियाकत अली हैं, ठीक है? लियाकत अली हैं जो कि जिनको की गोली मार दी गई, ठीक है? ये जुल्फिकार भुट्टो है। जुल्फिकार भुट्टो को देशद्रोह के इल्जाम में हटाया गया और फांसी दे दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया। और उनकी ही बेटी है बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, ठीक है? तो ये सब वहां के प्राइम मिनिस्टर का हाल है। और सब जगह अगर पीछे देखोगे तो कहीं ना कहीं आर्मी का हाथ रहा है। आर्मी डायरेक्टली इसको तो एग्जीक्यूट किया था, ठीक है? अब देखते हैं कि कूप कितने बार हुआ। तो आप, बड़ा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगा आपको, जो मैं अभी आपको रोल बता रहा हूं वहां का, मिलिट्री का क्या रोल है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, 1947 में आजाद हुआ, कुछ दिन में जिन्ना मर गया, ठीक है? उसके बाद लेजिटिमेसी किससे लिया? मिलिट्री से। मिलिट्री के पास क्या रहता है? पावर, रियल पावर, हार्ड पावर जिसको बोलते हैं, बंदूक लेके चलता है ऑफ कोर्स, ठीक है? तो 1951 में ही सबसे पहला बार अटेम्प्ट किया गया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको हटाओ, मिलिट्री शासन लाओ। लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है? फिर 1953 में कॉन्स्टिट्यूशनल कूप कर दिया। गुलाम मोहम्मद, जनरल गुलाम मोहम्मद थे, ठीक है? ख्वाजा निजामुद्दीन उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको बर्खास्त कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसको भी बर्खास्त कर दिया, जो वहां का सिंध पार्लियामेंट जो था पाकिस्तान में, ठीक है? फिर 1958 में, दिस इज जियाउल खान, ठीक है? सॉरी, अयूब खान, ये अयूब खान है। अयूब खान ने क्या किया कि सत्ता अपने हाथ में लिया, मिलिट्री। अगेन कूप 1953 में, फिर 58 में, ठीक है? उसके बाद ये हैं जियाउल हक, सबसे बदमाश आदमी में से ये दोनों सबसे बदमाश था, ठीक है? जियाउल हक जिसमें कि नंबर 1 बदमाश था। 1971 वॉर के टाइम में जियाउल हक ही था, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ही इज ए क्रिमिनल। अब जियाउल हक जो था, उसने क्या किया कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जबरदस्ती हटा के खुद बन गए ताकत के बल पे, और उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन फेयर प्ले। अब बताओ ये कैसा, मतलब इन बुद्धि भी सोचो, इतना इनका पाकिस्तानी लोगों का भ्रष्ट है कि मतलब एक अच्छा नाम तो सोच लेते, फेयर प्ले। ये कौन सा फेयर प्ले था भाई? उसके बाद आया मुशर्रफ साहब का टाइम, ठीक है? मुशर्रफ साहब आपके उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको हटा के खुद बन गए, ठीक है? कारगिल वॉर के बाद, ठीक है? और कारगिल वॉर इसी का कराया धराया है, ओके? तो पाकिस्तान में एक्चुअली जो लेजिटिमेसी आपने गलत चीज से ले लिया। कभी भी स्टेट होता है तो उसको किसी चीज का सपोर्ट होता है। भारत में स्टेट है, पब्लिक का सपोर्ट है उसको। कोई मिलिट्री या कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी किया तो करोड़ों की संख्या में लोग स्ट्रीट पे आ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा मिलिट्री भी फिर। लेकिन पाकिस्तान ने शुरू से क्या लिया? 2 चीज से लिया लेजिटिमेसी, रिलीजन जो कि पूरा सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, जनरेशन खराब कर दिया, और मिलिट्री जिसको कि पावर हंग्री है, तो हटाओ प्राइम मिनिस्टर को, खुद बन जाओ। तो अभी जो बीच में जो बहुत सारे जनरल आए, उनको जस्ट बिकॉज कि मौका सही से नहीं मिला, इसीलिए वो कूप नहीं किए, नहीं तो करते। अब एक और इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूं, ये 4 बार तो सक्सेसफुल कूप हुआ है,
3 बार अनसक्सेसफुल कूप भी हुआ। कि पहला मैंने बताया 1951 में हुआ था, ठीक है। दूसरा 1980 में क्या था कि कोशिश की गई, अटेम्प्ट किया गया कि जियाउल हक को ही मार दिया जाए। जियाउल हक मर जाएगा तो उस टाइम का जो जनरल है वो बन जाएंगे शासक, ठीक है, ये था। और उसके बाद 1995 में भी ट्राई किया गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिस टाइम में कि इस्लाम अब्बासी वहां के जनरल थे। तो बहुत लोगों ने को ये 4 सक्सेसफुल हुआ, 3 अनसक्सेसफुल, और जो नहीं ट्राई किए, जैसे आज का जो वहां का जनरल है, ठीक है, बाजवा, ठीक, उनको जस्ट मौका नहीं मिला इसीलिए नहीं किए। इसीलिए अपना इमरान खान को एक पपेट गवर्नमेंट की तरह रखा था। और जैसे ही दोनों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ने लगा, मिलिट्री और ये इमरान खान के बीच में, तो देखो इमरान खान का पत्ता काट दिया। कौन काटा है? मिलिट्री ने ही काटा है। मिलिट्री ने ही उसको जिताया भी था, यह भी ध्यान रखिएगा। और जो शरीफ को जो बनाया है वो भी एक तरह से बैकिंग मिलिट्री का है। तो हर चीज वहां पे मिलिट्री करती है, ठीक है। रिलीजन मिलिट्री, गॉट इट। इसलिए आज देख रहे हैं पाकिस्तान का जो हालत है वो इसीलिए है। उसके बाद ये तो हो गया। अब वहां के जो प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं, जो रहे हैं, हाईली करप्ट रहे हैं, बहुत ऊपर इलीट टाइप हैं और भारी करप्ट आदमी हैं, ठीक है। तो आप देख लो सब। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का पावरफुल है, अच्छा है, ठीक है, वो डरता नहीं है, मतलब जो भी अगर डिक्री देना होता कर देता है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बंदे को बर्खास्त किया। प्राइम मिनिस्टर था यूसुफ रजा गिलानी, इसको हटने को बोला नहीं हटेंगे हम। तो कोर्ट ने बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रिमूव हिम, रिमूव्ड, ठीक है। रजा परवेज, ठीक है, ये हैं, इनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हटाया। ये है तुम्हारा नवाज शरीफ। ये भाई साहब ने खूब पैसा चोरी किया, पनामा पेपर में इनका नाम आ गया, ठीक है। अभी जिनके भाई बने हैं प्रधानमंत्री, ये उनके बड़े भाई हैं, नवाज शरीफ पनामा पेपर में नाम आया, करप्शन में नाम आया और बहुत सारा चीजों में नाम आया उनका करप्शन रिलेटेड, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन केसेस पे हटा दिया, ठीक है। और ये इमरान खान भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स लेके कोशिश कर रहे थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने ही ना दे, क्योंकि उससे पहले ही इन्होंने रेकमेंड कर दिया था प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व करो। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो एक तरह से आप बोलो कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही ये जो क्रिकेटर लौंडा है ये हटा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये है वहां का इतिहास, दिस इज द स्टोरी। अब चीज क्या है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान को इन सब लोगों ने मिलकर क्या कर दिया। तो 3 डायमेंशन पे कभी भी देखना हो, एनालाइज करना हो आपको, तो 3 डायमेंशन पे एनालाइज करते हैं हम। एक पॉलिटिकल डायमेंशन, तो देख लो पाकिस्तान का कैसा सिचुएशन है, कोई भविष्य नहीं है इस देश का, पूरा इस देश का भविष्य कंप्लीट अंधकार है, ठीक है। ये स्टोन एज के एरा में, पाषाण काल के एरा में अभी भी जी रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज होता है इकोनॉमी और तीसरा चीज होता है सोसाइटी। तो हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात कर दी, ठीक है। अब हम थोड़ा इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। देखिए 1971 वॉर के बाद बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया, लेकिन पहले दोनों ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो अब देखो जो इतना दिन में जो बांग्लादेश क्या तरक्की किया है कि ये पर कैपिटा जीडीपी है कि हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, ठीक है। 2227 रुपए, कौन? बांग्लादेश। और ये देखो पाकिस्तान 1279 ओनली कमाता है। सोचो 71 के बाद जो कंट्री आजाद हुआ और आगे बढ़ना शुरू किया वो इससे ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और इस बंदे को देखो कहां सो रहा है भगवान जाने, ठीक है। चलो ये तो हुआ इसकी बात। आगे देखो कर्ज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि जो हाल श्रीलंका का आज के डेट में हुआ है वही हाल पाकिस्तान का है नेक्स्ट। तो देखो कर्ज, देखो 2019 से कर्ज बढ़ना शुरू हुआ, 2022 जनवरी तक का दिया हुआ है कर्ज है इसका लगभग 13.1 रख लो, 13.1 बिलियन डॉलर्स, 13.1 बिलियन डॉलर इसका क्या है? कर्ज है। अब यहां पे फिर हमने बांग्लादेश और ये हर जो 100 रुपए अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा 100 रुपए अगर पाकिस्तान रेवेन्यू कलेक्ट करता है टैक्स रेवेन्यू, उसमें से 85
सॉरी 85 रुपए जो है वो कर्ज में देता है। तो सोचो कितना कर्ज ले लिया है कि बस सिर्फ 15 रुपए से उसे काम चलाना पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश का देखोगे तो सिर्फ 20 रुपए ही, 100 रुपए अगर टैक्स से आता है तो 20 रुपए ही वो डेट पेमेंट जिसको बोलते हैं, कर्ज चुकाने वाला, सिर्फ 20 रुपए उसका खर्च होता है। इसका 85 रुपए खर्च हो जाता है। सोचिए आप किस तरह का कंट्री है। आगे देखते हैं, ठीक है, और भी दूसरे चीजों पे देखते हैं। पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व क्या क्या है। तो देखिए, जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब सामान को खरीदते हैं आप बाहर कंट्री से, आपको पैसे देने होते हैं इंटरनेशनल करेंसी में, डॉलर्स में दे दो, यूरो में दे दो, स्टर्लिंग पाउंड में दे दो, या और भी किसी चीज में दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, सिंगापुरियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, इसमें भी ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन मेनली जो 3 चीज में होता है, ठीक है, डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो, और फिर थर्ड अगर कोई कहो तो स्टर्लिंग पाउंड में होता है, ब्रिटिश का जो करेंसी है, ठीक। अब ये जो पाकिस्तान है, उसका आप देखिए जो कितना पैसा है, ये है मार्च 2022 का दिया हुआ है, उसके पास मात्र $12 बिलियन अपने फॉरेक्स में है। $12 बिलियन ही सिर्फ है देने के लिए। आईएमएफ कहता है कि किसी भी कंट्री के पास अगर 6 महीने का एक्सपोर्ट का बिल चुकाने का, इंपोर्ट का बिल चुकाने का पैसा नहीं है, तो उसका जो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब माना जाएगा। अब देखते हैं कि ये लोग करता कितना है, ठीक है। तो देखो टोटल इंपोर्ट कितना कर रहा है ये, ठीक है, $42.3 बिलियन, ठीक है। $42 बिलियन जो है ये 2021 में क्या किया है, सामान बाहर से खरीदा है। बेचता बहुत कम है, खरीदता बाहर से बहुत ज्यादा है। सोचो $42 बिलियन साल भर का खर्च है और इसके पास सिर्फ 12, मतलब कि 42 का आधा कर ले अगर हम, तो 21 बिलियन कम से कम आपके पास रिजर्व में होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व में। लेकिन इनके पास क्या है, 12। तो ये कभी भी डूब सकता है, कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है, समझ लीजिए। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन है भाई साहब, यहां पे देख लो। दूसरा चीज कि मैक्सिमम जो इंपोर्ट करता है, क्या कहां से करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है। 25% जो उसका इंपोर्ट है चाइना से। चाइना भी समझ लिया है कि भाई पिट्ठू आदमी है, इसको लोन दो, इतना लोन दे दे के इस पे डेट ट्रैप में फंस गया है ये। अब पाकिस्तान जो भी बोलेगा वो जो भी चाइना बोलेगा पाकिस्तान को करना पड़ेगा, नहीं तो चाबुक उसके हाथ में, तो विप कर देगा 1-2 बार तो हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये तो ये हुआ। अब देखो ये कंट्री है कि कोई कंट्री का पॉलिसी होता है कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं हम, बाहर की कंपनी आएगी, यहां पे फैक्ट्री बनाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सब चीज। तो बाहर का कंट्री ने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, बम खाने के लिए मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मैं ठीक हूं, कम पैसा कमा लूंगा लेकिन मैं अपने जगह ठीक हूं, पाकिस्तान मेरे को नहीं जाना है। क्योंकि वहां पे तो क्रिकेट बॉल नहीं, क्रिकेट बॉम्ब फेंकते हैं, ठीक है। तो बॉम्ब वाला देश नहीं जाएंगे। तो सोच लो कि साल 2021 में उनके पास $1.8 बिलियन ओनली आया। और एक और बात मैं बता देता हूं, एफडीआई जो आया है, मैक्सिमम एफडीआई कहां से आया, चाइना से आया है। वो भी चाइना वहां पे एक रूट बना रहा है, सुना होगा आपने, ग्वादर पोर्ट से लेके सिंगजियांग प्रोविंस जो चाइना का है वहां के तक का एक इन्होंने सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अपना हमारा जो लैंड है ये पीओके जो है उससे गुजरता है। तो इंडिया ऑब्जेक्ट करता है इसको, 1 बेल्ट 1 रोड का पार्ट माना जाता है, इसको माना नहीं जाता है, वह पार्ट ही है, ठीक है। तो ये बना रहा है कौन, चाइना। $100 बिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो इसको बनाना स्टार्ट किया, तो जो थोड़ा बहुत यहां पे दिख रहा है $1.8 बिलियन, ठीक है, वो मैक्सिमम जो है उसका लगभग 80% जो है वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट का है, ठीक है। तो अगर चाइना ना करे तो वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को आज के डेट में तैयार नहीं है, और कभी तैयार नहीं था। जो गोल बॉल कैच करने से ज्यादा बॉम्ब कैच कराएगा तो वहां पे कोई क्यों जाएगा, जान सबको प्यारा होता है भाई साहब, ठीक है। तो चलो ये भी आपने देखा, आगे बढ़ते हैं। अब है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर, देखो मिलिट्री का पैसा बढ़ता जा रहा है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर $10 बिलियन से अधिक का है उसका। वो कंट्री, ध्यान समझना, वो कंट्री जिसके कि करोड़ों करोड़ लोग
पॉवर्टी में है, जहां पे एफडीआई नहीं आ रहा है, जिसका कि इतना ज्यादा इश्यूज है, वो कंट्री फोकस करता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे कि इंडिया अटैक कर। भाई इंडिया ने तेरे पे आज तक अटैक किया क्या? कभी नहीं। तुम ही ने सब बार अटैक किया, जितने बार भी युद्ध किया। 48 में आपने किया, 65 में किया, 71 में किया, 98 में किया, हर बार आपने किया, हमने नहीं किया। ठीक है, लेकिन इतना क्यों करते? क्योंकि मिलिट्री के पास पैसा आएगा, जितना अधिक आएगा उतना मिलिट्री स्ट्रांग रहेगी, और मिलिट्री स्ट्रांग रहेगी तो उनका जो जनरल्स है उनके पास भी पॉकेट में बहुत सारे पैसे आएंगे। करप्शन तो वहां तो आम बात है, ठीक है, बहुत रैम्पेंट है। तो जहां पे कि जो पैसा को डाइवर्ट होना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ, वेलफेयर की तरफ, लोगों को इंपावर करें, बढ़ाएं, जॉब क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो यहां पे क्या कर रहा है? मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जिसमें कि मैक्सिमम पैसा जो खरीदने वाला जो चीज रहता है वो चाइना से खरीद लेता है ये लोग। ठीक है, और चाइना वाले ने उनको एक रडार टेक्नोलॉजी दिया था। अपना गलती से ब्रह्मोस हम मार रहे थे गलत जगह, अब गलत जगह मार रहे थे, सही जगह मार रहे थे तो मोदी जी ही जाने, लेकिन हमने मारा, उनके टेरिटरी में जाके गिरा और वो चाइनीज मटेरियल पकड़ तक नहीं पाया। सोचो, तो चाइना भी, एक तो चाइना घटिया माल बनाता है और पाकिस्तान को और भी घटिया में से भी घटिया माल देता है। यू कैन वेल इमेजिन। ठीक है, अब देखिए कि हम थोड़ा उसके सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, समाज कैसा है। ठीक है, तो पहला बात हमने कहा कि हाईली रेडिकलाइज्ड समाज, वहाबिज्म का बहुत यह है, सलाफिस्ट आइडियोलॉजी, कट्टरता बहुत ज्यादा है। तो जो मानसिक जिसमें कट्टरता बहुत ज्यादा हो जाता है, मानसिक रूप से करप्ट हो जाता है, वो सीधी बात है। ठीक है, तो मानसिक रूप से करप्ट हो गया। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट देखो क्या मस्त बढ़ रहा है। ठीक है, अब इतना तो लोग का जीडीपी नहीं बढ़ता, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, धड़ाक से। अब देखो ये 1990 से दिया हुआ है 2021 तक का, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं हो रहा है, लोगों को, सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग के पास नौकरी है या नहीं है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो देखो, ये देखो किसी बलूचिस्तान 71%, FATA 73%, ठीक है, KPK 49%, गिलगित बल्तिस्तान 43%, पंजाब 31%, AJK 25%, सिंध 43%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सोचो, ये हर एक प्रोविंस को लेके बनाया गया है। ठीक है, हर एक प्रोविंस में देखो आप सब मिला लो तो 60% से अधिक लोग आपके मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं इस कंट्री में। इतना पॉवर्टी है, और तुम क्या कर रहे हो? पावर प्ले, पैसा लेके भाग जा रहे हैं हम। चलो अब देखो वहां पर रेडिकलाइजेशन के सबसे ज्यादा कारण क्या है, कि सब रेडिकल क्यों है? कि उसके प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सीट से बोलते हैं। इमरान खान ने खुद बोला है, जब तक क्रिकेट खेलता था यह लड़का बहुत सही था, लेकिन जब से राजनीति में आया पता नहीं इसका दिमाग में कौन सा कीड़ा भर गया है। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर दिखता है। कहता था, एक बहुत महान चिंतक ने कह के गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर देखना है आपको तो उसे उसके हाथ में पावर दे दो। गिव देम पावर। इफ यू वांट टू टेस्ट अ पर्सन्स कैरेक्टर, गिव देम पावर। तो इमरान खान का को पावर दिया तो कैरेक्टर आपने देखा कि कैसे गिरगिट टाइप कैरेक्टर है। ठीक है, कि पहले मोदी जी को गाली दे रहे थे, अब जो है कि मोदी जी के बारे में बीच में अच्छा बोलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि बाजवा से अच्छा नहीं बन रहा था। तो ये आदमी ऑन रिकॉर्ड अहमदिया के बारे में बोला है, जो कि मुस्लिम है, लिबरल मुस्लिम है, बढ़िया मुस्लिम है, अल्लाह के बंदे हैं। उनके बारे में क्या नहीं अनाप शनाप इन्होंने बोला। वो लोग मानते ही नहीं कि वो मुस्लिम है। आप समझो क्यों, इधर से गड़बड़ हो गया। तो रेडिकलाइजेशन का मेजर रीजन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्होंने जिहाद करना शुरू किया, तो अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर का प्रेजेंस था 1989 तक, 10 साल 79 से 89 रहा, तो उस समय अमेरिका की मदद से ऑर्गेनाइजेशन से बनाया गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से बनाया गया, जैसे कि आपको तालिबान तालीम वर्ड से है। तालीम मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो स्टूडेंट का वो लेके उन्होंने क्या जिहादी ट्रेनिंग दिया, रेडिकल किया, बोला जाके लड़ो तुम अफगानिस्तान में। वो ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग रहा। फिर है कि वहां पे स्कूल लोग नहीं जाते हैं, वो मदरसा जाते हैं मोस्टली, और मदरसा में यही चीज सिखाया जा रहा है। मदरसा में ऐसा नहीं कहता कि मैं एजुकेशन खराब है,
मदरसा में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। अहमदिया का मदरसा में जाएंगे तो अलग तरह का पढ़ाई होगा, लेकिन इस सलाफिस्ट का अगर मदरसा में जाएंगे तो आपको सलाफिस्ट टाइप ही व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि जो बचपन होता है उस टाइम में माइंड फर्टाइल होता है। हर बच्चा एक क्लीन स्लेट की तरफ पैदा लेता है। आप उसको क्या डालते हो दिमाग में वो डिटरमाइन करता है कि वो बच्चा कैसा बनेगा। कोई आदमी क्रिमिनल बन जाता है, कोई आदमी साधु बन जाता है, यही अंतर है। तो वही बचपना ही तुमने उसमें डाल दिया सलाफिस्ट टाइप का आइडियोलॉजी, तो क्या मैक्सिमम हो सकता है। सेक्टेरियन आउटफिट बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। अफगान रिफ्यूजी आए, वो सब का भी एक इशू है, ठीक है। तो यूएस का जो पॉलिसी है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो इंटरनेशनल रिलेशन के एक पार्ट हो जाता है, मैं कभी और इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप बाय एंड लार्ज अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ मुल्क है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास की फ्यूचर का कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत दूर दूर है। पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत के लोग के टाइप ही हैं, ठीक है। हमारे तरह ही खाना है, हमारे तरह ही सब चीज है। पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम है उसका सरकार प्रॉब्लम है, मिलिट्री प्रॉब्लम है, रिलीजियस लीडर प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल लीडर प्रॉब्लम है, वहां की ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आम जनता में नहीं है। पाकिस्तानी खराब नहीं है, पाकिस्तान के जो ऊपर के जो पावर प्ले करते हैं गेम, वो घटिया है, इसीलिए देश को ऐसा बना दिया। नहीं तो अगर आप कभी भी यूट्यूब पे देखिएगा, पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह है, एक टूरिस्ट नहीं जाता है। आज अगर पाकिस्तान भारत के साथ रहता तो आप देखते कि किस तरह का सिचुएशन रहता। लेकिन जो नालायक होता है वो नालायक ही रहता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। तो हर समय एक सवाल आता है कि अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के चाहें तो क्या अच्छा रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, यह आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहां का मिलिट्री बहुत पावरफुल है। इंडिया अगर मुद्दा ही नहीं रहेगा तो मिलिट्री का पावर घट जाएगा। जब मिलिट्री का पावर घट जाएगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा। तो जो डेमोक्रेसी जो है वहां पे सक्सेसफुल हो जाएगा। डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल नहीं होने देना है, क्योंकि वहां के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया टाइप अगर हो जाएंगे, हमारे मोदी जी जैसे हैं या इंदिरा गांधी जैसे थी या कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइप के अगर हो जाएंगे, वो जो पूरा कंप्लीट डिसीजन ले सकते हैं, किसी से नहीं पूछना है, तो देश पूरा अलग टाइप कहीं दिखेगा। लेकिन नहीं, होने नहीं देगा वो। इसीलिए सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है कि अपने आप को इंडिया स्ट्रांग करे, युद्ध का टाइम आए तो युद्ध करे। दैट इज ऑल वी कैन डू, ठीक है। लगेगा बड़ा पेसिमिस्टिक, लेकिन होप है भी नहीं। पाकिस्तान जैसा कंट्री में हमारा कंट्री उदय हो रहा है, हमारा कंट्री आगे बढ़ रहा है। हम ग्लोबल सुपर पावर आज नहीं तो कल बनेंगे। तो यह है पूरा पाकिस्तान का स्टोरी। नेक्स्ट टाइम कुछ और स्टोरी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।